चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज प्लेन्स पर, है ना, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर 3D चैप्टर। देखिए, ऑल्दो प्लेन के ऊपर ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बातें स्टार्ट कर दी थी, जब मैंने स्क्यूनेस की बात की थी कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगा तो इट मींस वो दोनों लाइनें, है ना, हमने डिस्टेंस किसके बीच में निकाला था, बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगा मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीनिंग फर्दर क्या है, वो दोनों लाइनें सेम प्लेन पर ही एग्जिस्ट करती हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लेकिन आज हमें सीखना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा इक्वेशन ऑफ लाइंस, अब हमें बात करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पर। तो देखो, मैंने आपको बताया था वेक्टर्स, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बताया था जो वेक्टर्स हैं उसकी जो मेनली जो कैटेगराइजेशन है ना, वैसे तो जनरल यूनिट वेक्टर से भी होती है, लेकिन एक और है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, है ना, कोलिनियर वेक्टर, और एक होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। मैंने आपको क्या कहा था, जो ऑब्जर्वेशन की गई ना, तो पता लगा इससे तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से निकाल सकते हैं, और यहां से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कई बार, है ना। ऑल्दो अभी तक मैं इसी पर बात कर रहा था, इसी लेग पर बात कर रहा था, इस पर बात नहीं कर रहा था। आज हम इसी से काम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आपको यह बात समझनी है, अगर मुझे किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो सर मेरे को है ना फिर से कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या? व्हेन दो चीजें गिवन हो। नंबर 1 पासिंग पॉइंट, एक तो पासिंग पॉइंट दे दे, दूसरी बात पासिंग पॉइंट तो यहां भी दे देता था ना, यहां पर लेकिन एक वेक्टर भी देता था जिसका नाम था पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर, बट यहां पर मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, या मैथ्स की सेंस में इसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। परपेंडिकुलर ना बोल के हम इसको नॉर्मल ही बोलेंगे, ठीक है, बेटर रहेगा नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर की जरूरत पड़ती है। जब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे थे तो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, और पासिंग पॉइंट यहां भी चाहिए और एक यहां भी चाहिए, तो वही चीज तो लिए सर, पासिंग पॉइंट हो मेरे पास और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। बात समझे? पासिंग पॉइंट जैसे x1, y1 एंड z1। तो देखो, अगर मैं एक प्लेन लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक प्लेन ले लिया ये, ठीक है, यहां पर एक नॉर्मल वेक्टर है, ये मैंने एक नॉर्मल वेक्टर लिया, मतलब ये प्लेन है ना एक पेपर की तरह से है। आप इस प्लेन को ऐसे सोचे कि ये मेरे पास हाथ पे रखा हुआ एक पेपर, और उस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरह से। ये मेरा हाथ जो है ये एक प्लेन की तरह से काम कर रहा है, और यहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जिसको मैं बोर्ड पर तो इसी तरह से दिखा सकता हूं, आप चेक करने की कोशिश करें। ये क्या है? एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है बात? अच्छा, एक पासिंग पॉइंट भी चाहिए, तो पासिंग पॉइंट लेट सपोज ए, मैं इसको ए से बोल रहा हूं, ए पॉइंट है मेरे पास x1, y1 एंड z1। क्लियर है बात? देखो, पासिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, पासिंग पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, और एक नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों बात गिवन देगा तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकता हूं। सर कैसे? देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मान लो इस प्लेन पर एक जनरल पॉइंट ले लूं, जनरल पॉइंट से हम ज्यादातर जनरल पॉइंट को P बोलते हैं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो XYZ होंगे। और मैं एक बात अच्छे से जानता हूं, अगर मैं इन दोनों को मैच करा दूं AP वेक्टर, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं एक बात ये जानता हूं कि ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट जो होगा इससे एसोसिएटेड एक पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। और ये गिवन पॉइंट है ना, तो इससे जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, उसको हम स्मॉल a वेक्टर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात याद होगी आपको, हमने लाइंस में भी यही चीजें की थी। सेम वे ये P पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है, तो इससे एसोसिएटेड भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, तो मैं उसको लिख सकता हूं OP वेक्टर। क्या होगा सर, xi कैप, yj कैप प्लस zk कैप, और इसको हम जनरल वेक्टर को हम यूजुअली r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर मैं सिंगल अल्फाबेट की बात करता हूं। क्लियर है बात? तो मैं काम ये कर सकता हूं सर, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये जानता हूं ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है, ये गिवन था, और एक ये पॉइंट गिवन था, तो मैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना सकता हूं। बात समझने की कोशिश करें, ये मेरे पास प्लेन है, इस पर एक वेक्टर ये है AP वेक्टर, और नॉर्मल जो है वो इस तरह से खड़ा है,
तो आप ये बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बना सकते हैं हम नॉर्मल और इस वेक्टर के बीच में। सर मेरे को ये पता है ये दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, चाहे आप अपने नॉर्मल वेक्टर को इधर रख लो चाहे इधर रख लो। बेटा नॉर्मल वेक्टर कंसीडर करो जैसे आपके बाहर सड़क पे या फिर रोड पर पोल लगे होते हैं, है ना, जो लाइट पोल इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं, वो अगर ये बेसिकली लैंड का टुकड़ा है या फिर ये अर्थ है ना, ये प्लेन है, तो इस पर किसी भी सेंस में कहीं पर भी खंबे को खड़ा कर लो आप, कहीं पर भी पोल को, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो नीचे चाहे कोई लाइन आ रही है, चाहे वो ऐसे आ रही है, चाहे 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 ऐसे आ रही है, वो सभी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चाहे सर ये लाइन मुझे ऐसे दिख रही है या एपी लाइन आप ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, क्योंकि ये जो एन वेक्टर है तो हवा में खड़ा है ना, तो इस प्लेन के थ्रू ये तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक बात पक्का हो गई, बिकॉज एपी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। तो सर अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट सर वो तो जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी, है ना। ये बात तो हमें पता है क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री वजह से डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गई। और सर इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है? एपी वेक्टर को मैं जानता हूं सर, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू फिर से जीरो। अब ओपी वेक्टर का मतलब क्या है सर? आर वेक्टर माइनस ओए वेक्टर का मतलब क्या है सर? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो इज दी इक्वेशन या इज दी वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। ये प्लेन की वेक्टर फॉर्म है। इट इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें कई पढ़नी है भाई। 4-5 इक्वेशन आपके कोर्स में है, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है ना 6 नंबर का, वो यही इक्वेशन है। मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। मेरे को 2 चीजें चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट है, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर टू मेक या टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है? तो मेरे पास एक पॉइंट गिवन था, तो मैंने कहा एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं भाई, जब भी तो इक्वेशन बनेगी एक्स वाई जेड की सेंस में इक्वेशन निकल के आएगी, तो हमने ले लिया। ठीक है, आगे हमने एक बात और सोची कि सर अगर मैं इनको मिला दूं तो ए पॉइंट से पी पॉइंट, एपी वेक्टर निकाल लो या पीए निकाल लो, आपकी मर्जी है। मैंने एपी निकाल लिया। ठीक है, आपने एपी वेक्टर निकाला। एपी वेक्टर मैं जानता हूं इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एक रिलेशन बन सकता है। क्या? इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। और एपी वेक्टर मैं आराम से निकाल सकता हूं कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट घटा दो, या टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट घटा दो, तो x माइनस x1। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको उस सेंस में लिखूं, x माइनस x छोड़ो, ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ओपी क्या है? आर वेक्टर, और ओए क्या है? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्लियर हो रही है? कुछ बात आपको नहीं हुई? ठीक है, तो दिस इज माय वेक्टर फॉर्म। सर इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाहे तो वो भी बहुत ही आसान है। देखो कैसे, अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ये तो वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मैं काम करता हूं, इस बात को बीच में लिखता हूं, यहां पर एपी वेक्टर परपेंडिकुलर है एन वेक्टर, तो एक लेग तो ये बनती है इससे, और दूसरी बात क्या आ जाती है सर? इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम जीरो के इक्वल है। मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। ये भी तो बात ठीक है सर, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है ना ये बात? डॉट प्रोडक्ट जीरो है, या a1 a2 b1 b2 c1 c2 कौन होंगे? a1 b1 c1 dr किसके? एपी वेक्टर के। एपी वेक्टर के dr कैसे निकालोगे सर? x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस z माइनस z1 इक्वल टू जीरो, है ना। ये मैंने किसके निकाल दिए? a1 b1 c1, a1 b1 c1 आ गए मेरे पास एपी वेक्टर के dr। a2 b2 c2 क्या होंगे सर? वो नॉर्मल के dr होंगे, n वेक्टर के dr। अच्छा सर n वेक्टर गिवन है तो इसके dr मैंने ले लिए ये bj कैप एंड ck कैप। n वेक्टर जो मेरा गिवन वेक्टर है, ये गिवन वेक्टर था ना, तो गिवन वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है सर? दैट इज ai कैप bj कैप एंड ck कैप। जो चीज गिवन है वो तो गिवन ही लेंगे, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? a b c। ये मेरी एक और इक्वेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। बेटा ये आपको मैं बता दूं, मैं प्लेन्स को ना स्टार्ट इसी इक्वेशन से कर रहा हूं और एंड भी इसी इक्वेशन पर करूंगा, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन
अगर मैं 100% की बात करता हूं तो 100 में से 85% या 90% इसी इक्वेशन पर आते हैं। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, इट इज जस्ट ए वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन वन पासिंग पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर इज गिवन। और ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। ये बात आपको याद रखनी है, यहां पर बीच में और लगा रहा हूं मैं, और क्लियर है ये बात। और बेटा एक बात और समझने की है कि सर ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर क्या है? एक जनरल वेक्टर है। ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है? पासिंग पॉइंट का वेक्टर है। और एन वेक्टर एक नॉर्मल वेक्टर है जो मुझे डीआर देने वाला है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, जब हम लाइंस पर बात करते थे तो पैरेलल वेक्टर मतलब बी वेक्टर हमें क्या देता था? डायरेक्शन रेशियोज। यहां पर ये नॉर्मल जो गिवन वेक्टर होगा, वहां बी वेक्टर गिवन होता था, यहां नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, या इसको निकालेंगे हम, है ना, या तो एक गिवन देगा या इसको हम कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके निकालेंगे, तो ये हमें डी आर देगा। सेम वे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये x1, y1 और z1, ये तो सर पासिंग पॉइंट है, तो पता ही लग रहा है x1, y1, z1, लेकिन ये a, b, c ये तो सर डी आर्स होते हैं। और डी आर मुझे प्लेन की सेंस में कौन देगा? परपेंडिकुलर वेक्टर। आपने माइंड में बिठा लेना है कि अगर क्वेश्चन प्लेन का है तो डी आर्स नॉर्मल देगा, अगर क्वेश्चन लाइन का है तो डी आर्स पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर ही देगा। ये बात तो मैं आपको समझा चुका हूं। पैरेलल कोलिनियर वेक्टर से लाइन बनी और परपेंडिकुलर से प्लेन बनी। तो लाइन के अगर मुझे डी आर चाहिए तो वो ये वाला वेक्टर देगा, अगर मुझे प्लेन के डी आर चाहिए तो मुझे परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर देगा। ये बात याद रखनी है आपने, क्लियर है? अब आप इसको अच्छे से लिख लें, फिर हम दूसरी इक्वेशन पर बात करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन पर बात करते हैं प्लेन की। कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है ना, तब भी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकता हूं। कहने का मतलब ये है सर 3 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, या तीनों नॉन कोलिनियर ही क्यों, कोलिनियर क्यों नहीं, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक बार इक्वेशन समझ लेते हैं, देन विल कम टू और अदर क्वेश्चंस जो हमें लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास 3 पॉइंट है, ये मेरा एक प्लेन है। ठीक है, फिर से मैं अपने पाम को ही बोल रहा हूं, ये मेरा प्लेन है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा प्लेन है और इस पर 3 पॉइंट है मेरे पास, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, चेक कर लो आप। ठीक है, अगर मेरे पास ये तीनों पॉइंट हैं तो मैं ना एक काम ये कर सकता हूं, अगर मैं इन तीनों पॉइंट को मिला दूं, किन्हीं भी 2 को मिला लो, ए बी को मिला लो, ए सी को मिला लो, या ए बी को बी सी को, आपका जो मन करे उसको मिला लो। तो मैं अगर ए पॉइंट को फिक्स कर दूं तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर मैं ले सकता हूं। ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि मैं ए बी और ए सी वेक्टर पर काम कर सकता हूं कुछ ना कुछ। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर फिर नॉर्मल तो निकलना नहीं है ना, नॉर्मल तो चाहिए। तो आप ये सोच के बताओ मैं ए बी और ए सी में क्या रिलेशन बनाऊं कि नॉर्मल निकल के आ जाए। सोच के देखो कि हर बार जरूरी नहीं है ना, जैसे आप क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे, एक पॉइंट दे देता था, एक स्लोप देता था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था 2 पॉइंट देता था, यहां 3 पॉइंट दिए हैं, तब भी हम इक्वेशन को डेराइव कर लेते थे। यहां पर भी उसी तरह से सोचना है कि विदाउट नॉर्मल काम नहीं होगा। तो कोई ऐसा रिलेशन बनाओ ए बी और ए सी में जिससे मुझे नॉर्मल मिल जाए। तो सर आप कहोगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर मुझे नॉर्मल वेक्टर ही तो देगा सर, है ना। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूं तो मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, मिलेगा ना। इन दोनों लाइनों पर नॉर्मल होगा, जो कि नॉर्मल दोनों लाइनों पर होगा, है ना। ऑल्दो नॉर्मल जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन आप पढ़ने की समझने की कोशिश करें कि अगर मैं इन 2 वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूं तो मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इतनी बात? तो ध्यान से समझना। अगर मैं ए बी वेक्टर निकालने की कोशिश करूं, ए बी वेक्टर क्या होगा सर? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, है ना। और ओ बी वेक्टर को मैं एक मिनट बी वेक्टर बोल रहा हूं, ओ ए वेक्टर को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये लिख सकते हैं। या ओ बी सर ये होगा, ओ बी वेक्टर को अगर देखना चाहूं तो क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ए वेक्टर क्या होगा सर? x1 i कैप। देखो ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर क्या होगा? x1 माइनस 0 माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, मैंने पूरा वेक्टर ही निकाल दिया दोनों फॉर्म्स में, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। मेरा कहने का मतलब है मैंने यहां से ए बी वेक्टर पूरा ही निकाल लिया। क्लियर है? ऑल्दो मैं ए बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं यहीं पर? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और फिर लगाएंगे हम क्या? क्रॉस,
है ना। या तो आप ऐसे लिख लो, नहीं तो एक तरीका और बताएंगे अभी हम कैसे कर सकते हैं। ए बी वेक्टर आ गया सर, एक बार ए सी वेक्टर और निकाल लो। तो ए सी वेक्टर क्या होगा, देखो अब हम क्या करेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ सी वेक्टर को हम बोल सकते हैं सी वेक्टर, और ये मेरे पास है ए वेक्टर। टी वेक्टर हमारा क्या निकलेगा सर, ये है ना, इसका पोजीशन वेक्टर। ओ सी वेक्टर का जो पोजीशन, ये सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ सी वेक्टर होगा, जिसको मैं सिंगल अल्फाबेट सी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसानी के लिए। तो क्या होगा, ये x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप माइनस ए वेक्टर। सर ए वेक्टर तो हमने यहां लिख ही दिया था, x1 आई कैप y1, अच्छा नेगेटिव आएगा ना, हाँ नेगेटिव y1 जे कैप माइनस z1 के कैप। अगर मैं आई कैप कॉमन ले लूं तो x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप, और ये कौन आ गया सर, ये आ गया ए सी वेक्टर। क्लियर है। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है सर, ए बी भी आ चुका है मेरे पास, ए सी वेक्टर भी आ चुका है ना। तो अगर मैं देखने वाली बात, समझने वाली बात क्या है कि मैं ये जो काम है ना, मेरे पास नॉर्मल वेक्टर भी आ गया है, मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर भी आ गया है, और मैं अगर नॉर्मल वेक्टर का रिलेशन एक जनरल वेक्टर से बना दूं, से मैंने इसको बोल दिया पॉइंट पी, जिसके जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड। तो सर जनरल पॉइंट अगर मैं एपी वेक्टर निकालना चाहूं तो एपी वेक्टर क्या होगा, एपी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओपी माइनस ओ ए, है ना। एपी वेक्टर क्या होगा, एपी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओपी माइनस ओ ए, जो हमने कहां निकाल लिया था, वेक्टर फॉर्म में इधर निकाल तो लिया था हमने, ये एपी वेक्टर करके तो निकाला था। ओपी माइनस ओ ए, ओपी को हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और इसकी डॉट प्रोडक्ट मैं इसके साथ ले सकता हूं, क्योंकि ये वेक्टर जो होगा ना एन वेक्टर, तो इस पर परपेंडिकुलर इस पर भी होगा। ये बात समझने की, अगर मैं जनरल पॉइंट ले लूं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज कर लूं बाय यूजिंग इक्वेशन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो सर एन वेक्टर की वैल्यू मेरे पास यहां पर है, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं सर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फर्दर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, अब देखो सर मैंने ए बी वेक्टर, ये डबल अल्फाबेट है, ये सिंगल अल्फाबेट है, दैट इज द रीजन मैंने पहले इनको ठीक कर दिया। ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां पर ए बी वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या फॉर्म बनी है, वेक्टर फॉर्म बनी है सर, वेक्टर फॉर्म बनी है ये। क्लियर है। लेकिन सर याद रखना तो बड़ा मुश्किल है इनको, बिल्कुल थोड़ा सा तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं प्लेन्स के, और आप रट नहीं सकते भाई इनको, यू कैन नॉट मग अप, यू कैन नॉट क्रैम थिंग्स, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा इनको। क्लियर है। दूसरी बात, एक बात और समझते हैं कि सर इसको याद रखना मुश्किल है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स कार्टेशियन फॉर्म, है ना। इसकी कार्टेशियन फॉर्म ना कहीं जो कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस बनती थी ना, लगभग वैसी बनेगी। चेक कराऊं आपको, देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट आएगा, क्यों आएगा अभी बताता हूं, ध्यान से देखना। ये दो वेक्टर की माइनस मुझे एक वेक्टर देगी, और किन्हीं भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट, किन्हीं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मेरे को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर पर ही ले जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक वेक्टर है और किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मुझे क्या देती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं। यहां पर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के कंपोनेंट, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे, आर वेक्टर का मतलब होता है सर ओपी वेक्टर, और ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है सर, ओ ए वेक्टर। चेक करो, मतलब मैं निकाल क्या रहा हूं यहां पर एपी वेक्टर। ये तो बात समझ में आ ही चुकी है सर, ये जो आर माइनस ए है ये एपी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ओपी में से ओ ए माइनस कर दें, ओपी मतलब पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट में से ए पॉइंट माइनस करना है, तो यहां पर आएगा x माइनस x1, y माइनस y1 एंड z माइनस z1। क्लियर है बात। अच्छा नीचे कौन से वेक्टर आएंगे सर, अब आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी माइनस ए के हमने कंपोनेंट ये रहे, बी माइनस ए को हमने सॉल्व किया, यहाँ आए, फिर बी माइनस ए को फर्दर सॉल्व किया तो यहीं तो आएंगे। और बी माइनस ए का मतलब क्या है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए का मतलब क्या है, ए बी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर के कंपोनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सेम वे मुझे एक वेक्टर और दिया है, वो है c वेक्टर माइनस a वेक्टर। इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर सी पॉइंट का, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब
AC वेक्टर, C वेक्टर माइनस A वेक्टर मतलब OC माइनस OA मतलब AC वेक्टर के कंपोनेंट मतलब x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। ये कार्टेशियन फॉर्म है, आप चेक कर लो। ये तो सर कार्टेशियन फॉर्म जैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल, जिसको याद रखना बहुत आसान है ना। ये तो बिल्कुल ही आसानी से याद रख सकते हैं। और बेटा ये इक्वेशन है तो x y z जनरल तो आएगा ही आएगा। कब बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है सर यहां पर x आएगा या x2 माइनस x1 आएगा, या क्या ऐसे लेंगे हम इसको, तो आप याद रखेंगे x y z तो चलेंगे ही, x1 x1 x1, y1 y1 y1, z1 z1 z1। ठीक है, x1 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 सबसे माइनस है, y1 सबसे माइनस है, z1 सबसे माइनस है। पहले x माइनस x1 फिर x2 माइनस फिर x3 माइनस x1। थोड़ा सा आपको ध्यान तो करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जब हम इस पर काम करेंगे ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से तो ये भी बनाया हमने। इसका यूज ना करता तो मैं ये बना नहीं पा रहा था, तो मैंने इसका यूज किया तो ये बनाया। तो आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस पर ना हमें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसी से काम कर दूंगा हर क्वेश्चन को, इन एवरी क्वेश्चन मैं उससे भी कर दूं इक्वेशन से। क्लियर है? अलग बात है अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है, इक्वेशन आपको पता है तो और भी जल्दी कर पाओगे, लेकिन मैं उस तरीके से भी इसको कर सकता हूं आराम से, क्योंकि मैंने देखो ना डेरिवेशन जो की है इसका यूज करके की है, तो कहीं ना कहीं सर जब आप इसका यूज कर रहे हो डेरिवेशन में तो हम उससे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। दूसरी बात, दोनों में कार्टेशियन फॉर्म ही याद रख के चलेंगे हम लोग। मैक्सिमम टाइम हम कार्टेशियन फॉर्म से ही काम करेंगे। ठीक है, एक डाउट और देख लेते हैं कि सर यहां पर 2 पॉइंट से काम नहीं हो सकता था, तो बात समझो, अगर मेरे पास 2 पॉइंट होते, या तो 2 पॉइंट हो या सर 3 कोलिनियर हो जाते, तो चलो 3 कोलिनियर ले लो भाई, या तो 2 पॉइंट हो। तो बेटा 2 पॉइंट में दिक्कत क्या है, 2 पॉइंट से कोई यूनिक प्लेन नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से जाने वाला एक प्लेन ये हो सकता है, जैसे मैं इस तरह कर रहा हूं, एक ऊपर से हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। तो देयर विल बी n नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। समझ रहे हैं? अच्छा सर 3 पॉइंट हो जाए, तीनों कोलिनियर हो जाए, तो ये तो नॉन कोलिनियर है ना, 3 कोलिनियर हो गए, तब भी सर नंबर ऑफ प्लेन कैन पास थ्रू दीज 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो दैट इज द रीजन वो बोलता क्या है, 2 पॉइंट। अच्छा 2 पॉइंट तो नॉन कोलिनियर हो ही नहीं सकते ना, 2 पॉइंट नॉन कोलिनियर कैसे होंगे, दूसरा पॉइंट आप यहां लगाओगे तब भी ये कोलिनियर लाइन तो बनाएंगे ही। तो दैट इज द रीजन जब कोलिनियरिटी या नॉन कोलिनियरिटी की बात आती है तो कम से कम 3 पॉइंट पर काम होता है, तो इसलिए वो बोलता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे ना तो प्लेन एक यूनिक बनेगा, सिंगल बनेगा, जिसको प्रैक्टिकली काम करना पॉसिबल है, क्योंकि 3 पॉइंट से जाने वाला जो प्लेन होगा वो एक यूनिक प्लेन होगा, ऐसा नहीं होगा बहुत सारे प्लेन या n नंबर ऑफ प्लेन विल पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। क्लियर हो रही है आपको ये बात? तो दैट इज द रीजन हमेशा यहां पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पर ही काम करवाएगा वो। ठीक है, लिख लें आप इसको। एक और फॉर्म पर बात करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इससे भी हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। देखिए आप याद करने की कोशिश करें, इंटरसेप्ट फॉर्म हमने क्लास 11 स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए जो होती थी x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट नाम से याद ना हो तो शायद ये फॉर्म आपको याद हो। ठीक है, और ये जो ए बी कहलाते थे ना, दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, और यहां पर ये बी वाई इंटरसेप्ट कहलाता था। इंटरसेप्ट इज नथिंग बट अ लेंथ कट बाय अ लाइन, एक लेंथ जो लाइन कट करती है ना, मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से नापी जाती है। क्लियर है? तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो लेंथ होगी वो होगी स्मॉल a, एक्स एक्सिस पर कट करने वाला, एक्स इंटरसेप्ट को हम a से डिनोट करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम स्मॉल a की जगह कैपिटल A ले लेते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये ना जब स्ट्रेट लाइन हम पढ़ते थे तो वहां a b हम इंटरसेप्ट्स को ही बोलते थे, लेकिन यहाँ स्मॉल a स्मॉल b ना हम डायरेक्शन रेशियोज को भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं कैपिटल A ले रहा हूं। y इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी वो इसी तरह से कैपिटल B ले लेते हैं। सेम वे जो c इंटरसेप्ट की z इंटरसेप्ट की लेंथ होगी उसको हम कैपिटल C ले लेते हैं। चेक करें, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ, ये तो x एक्सिस है सर, x एक्सिस पर तो सिर्फ x पॉइंट लाई करेंगे, मतलब यहां पर ये जो पॉइंट होगा वो a0 0 होगा। सेम वे ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये जो लेंथ है वो b है, तो यहां पर सर बाकी दोनों पॉइंट तो 0 होंगे लेकिन b पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। y एक्सिस पर y तो लाई करेगा ना, z एक्सिस पर z लाई करेगा, मतलब 0 0 एंड c। ये बात तो समझने की है। क्लियर है? तो अब आप क्या कर सकते हो, सर मेरे पास तीनों इंटरसेप्ट आ चुके हैं, मैं यहां लिख देता हूं। x इंटरसेप्ट मैंने क्या लेट करा है, x इंटरसेप्ट है मेरे पास a,
y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है, y इंटरसेप्ट सर है b, z इंटरसेप्ट मेरे पास क्या है, z इंटरसेप्ट है बेटा c। क्लियर है ये बात अच्छे से। अब मैं एक बात अच्छे से जानता हूं कि सर अगर 3 पॉइंट मेरे पास आ गए हैं, इन 3 पॉइंट से काम करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है, तो सर अब तो काम हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो सर फिर से वही लगा दे। अब हम बिल्कुल लगा सकते हैं ना सर, ये लगा सकते हैं अब हम, क्योंकि ये 3 पॉइंट क्या है, क्या ये कोलिनियर है? नहीं, ये तो 3 नॉन कोलिनियर है। तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। इधर लेंगे x2 माइनस x1, सेम चलेगा, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1, और डिटर्मिनेंट का साइन इक्वल टू 0। ये मेरे पास नॉन कोलिनियर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की इक्वेशन है प्लेन की, राइट। तो सर यहां पर देखिए ध्यान से, x x1, अगर मैं इसको बोल दूं ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। अगर मैं इसको बोल दूं x1 y1 z1, इसको बोल देते हैं x2 y2 एंड z2, ये बोल देते हैं x3 y3 एंड z3। तो इसमें पुट करते हैं, तो देखिए x माइनस x1, x1 है सर a, चेक करो। x2 सर x2 है 0, 0 माइनस a, x1 a है, x3 भी 0 है, 0 माइनस a। अब y माइनस y1, y1 कितना है सर 0, y2 कितना है सर b, b माइनस फिर y1 0, y3 कितना है सर फिर 0, 0 माइनस 0, चेक करो, y3 भी 0 है ना। z तो आएगा और z1 आएगा सर 0, चेक करो। तो ये तीनों तो 0 आएंगे, नेगेटिव 0 फिर नेगेटिव 0 इक्वल टू में 0। z2 और z3 देख लो, z2 कितना है 0 और z3 है c, तो c यहां पर आएगा। क्लियर हो रही है बात। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, x माइनस a, ये है नेगेटिव a, ये भी नेगेटिव a, ये y, ये b, ये 0, ये z, ये 0 और ये c इक्वल टू फिर से 0। तो एक्सपेंड अलोंग R1 ही कर देते हैं, है ना सर। तो एक्सपेंड अलोंग R1 करने पर क्या आएगा, x माइनस a, इसको हटाओ इसको हटाओ, ये कितना बनाएगा BC माइनस y, सर अब इसको हटाओ और इसको हटाओ, ये बनेगा माइनस AC और 0, माइनस का AC प्लस z। अब सर इसको हटाओ और इसको हटाओ, ये 0 प्लस AB, तो AB और इक्वल टू में क्या चल रहा है सर 0, तो इसको ओपन कर देते हैं, XBC माइनस ABC प्लस YAC प्लस ZAB इक्वल टू 0। अब देखिए ABC, x यहां पर भी है, y यहां है, z यहां है, तो ये ABC है, इसको उधर ले जाओ, तो ये आएगा ABC और ये कितना है XBC प्लस YAC प्लस ZAB और डिवाइड बाय ABC, तो यहां होगा XBC अपॉन ABC प्लस YAC अपॉन में ABC प्लस ZAB अपॉन में ABC और यहां पर भी ABC अपॉन में ABC। तो सर ये क्वांटिटी हो गई कैंसिल। तो अल्टीमेटली देखिए BC से BC कैंसिल, तो बचेगा क्या x बाय A, प्लस AC से AC कैंसिल, तो बचेगा क्या y बाय B, प्लस यहां पर AB से AB कैंसिल, तो बचेगा क्या z बाय C इक्वल टू 1 इज द इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है ये बात। अच्छा सर ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, इसकी जो वेक्टर फॉर्म है उसको कोई जरूरत नहीं काम करने की। उसका रीजन ये है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। मैं बार बार बता रहा हूं कि चाहे ये फॉर्मूला है तब भी मैं कार्टेशियन पर मैक्सिमम काम करेंगे हम। 99% कोलिनियर पॉइंट है, तो देखो मैंने यहां पर भी ये यूज किया डेरिवेशन में, क्वेश्चंस में भी इसी को यूज करूंगा। ठीक है, आप चाहे यही याद रखें और इसी तरह से ये इंटरसेप्ट फॉर्म में भी मैं इसी को याद रखूंगा। क्लियर हो रही है आपको अच्छे से बात। अच्छा एक बात और बताता हूं कि चाहे ये क्वेश्चन है चाहे ये क्वेश्चन है, इन दोनों का जो बेस है वो तो यही है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप देख लेना कि मैं एक इसी तरीके से, यानी इसी फॉर्म से मैं इसको भी निकाल सकता हूं और इसको भी निकाल सकता हूं। क्लियर है बात। बस आप थोड़ा सा देख के चलना कि अपने को ये भी याद रखना है, याद ये भी रखना है और एक ये भी याद रखना है। क्लियर हो रही है आपको अच्छे से। अब आप इसको लिख लें। हमने तीनों फॉर्म्स पढ़ लिए, इक्वेशन पढ़ लिए प्लेन्स की, है ना। एक का अगर मैं इसको रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो एक तो हमें क्या गिवन हो, पासिंग पॉइंट गिवन हो, और दूसरा नॉर्मल वेक्टर गिवन है, तो मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूं प्लेन की।
या फिर मेरे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन हो तब भी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकता हूं, या फिर मेरे पास इंटरसेप्ट्स गिवन हो तब भी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो सर एक बात और पढ़ते हैं, बात करते हैं जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म पर, है ना। आप याद करने की कोशिश करें, क्लास 11th में, है ना, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, एक फॉर्म होती थी y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। एक फॉर्म और याद दिलाता हूं आपको, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। इसको आप नॉर्मल फॉर्म बोलते थे बेटा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ये होती थी आपकी 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। और एक फॉर्म और पढ़ते थे आप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। याद करने की कोशिश करें, ये तीनों एक स्टैंडर्ड फॉर्म देती थी हमारे को, राइट। और जब हम इनका आंसर लिखते थे ना, वो एक जनरल फॉर्म में लिखते थे, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जो होती थी हमारी, वो होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से हम आंसर दिया करते थे। याद आ रहा है आपको कुछ? तो इसी तरह से 3D में भी ये जो जितनी भी ये फॉर्म्स है ना, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनकी जो जनरल फॉर्म है ना, फॉर्म है 3D की, वो है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, वेयर n वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर। n वेक्टर क्या है? एक नॉर्मल वेक्टर है। और d वेक्टर, वेक्टर नहीं है, d है एक एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक बात और समझने वाली है सर, फिर आपने ना जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन लगवाई थी तब नहीं बताया। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास थी r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। b वेक्टर वाज द पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर, और a वेक्टर पासिंग पॉइंट ऑन द लाइन, है ना। तो बेटा इसकी जो जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। हम क्वेश्चन को भी ऐसे ही उठाते थे और आंसर को भी ऐसे देते थे। अब क्या होगा, क्वेश्चन हो सकता है ऐसे दे तो हम आंसर भी ऐसे ही देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हो सकता है इस तरह की कुछ फॉर्म में दे दे, कोई प्लेन की इक्वेशन दे दे, तब भी मैं आंसर को इसी तरह से निकालने की कोशिश करूंगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? अच्छा, तो याद रखना कि लाइन के अंदर तो स्टैंडर्ड और आपकी जो जनरल फॉर्म है वो सेम है, लेकिन प्लेन्स में फर्क आता है। जैसे स्ट्रेट लाइंस में फर्क आता था 2D में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे r वेक्टर, ये कौन होता है? जनरल वेक्टर, n वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, और d इज एनी कांस्टेंट। तो ये कौन सी फॉर्म बनी सर? दिस इज माय वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट के लिए r वेक्टर को ऐसे ही रहने दूं, n वेक्टर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में, तो n वेक्टर मुझे क्या देगा सर? n वेक्टर मुझे देगा डायरेक्शन रेशियोज, है ना। तो ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप इक्वल टू d लिख सकता हूं। फर्दर अगर मैं r वेक्टर को भी ओपन कर दूं, r वेक्टर इज द जनरल वेक्टर, तो इसके पॉइंट होंगे जनरल पॉइंट x y z, xi कैप yj कैप zk कैप डॉट प्रोडक्ट ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप इक्वल टू d। तो अगर मैं देखिए डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो i की i के साथ कर दूं तो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। और आप याद रखेंगे दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, जब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे या तो इस फॉर्म में देंगे या इस फॉर्म में देंगे, जो हमारी वेक्टर फॉर्म कहलाती है। क्लियर है? और ये कौन सी फॉर्म है? दोनों जनरल फॉर्म है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन हमारे पास इस तरह की किसी फॉर्म में होगा, या कोई एक आधी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन होगी, तो जब हम किसी दूसरे प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो हम या तो ऐसे निकाल के लाएंगे या ज्यादातर ऐसे निकाल के लाएंगे। ठीक है, याद रखना है r वेक्टर इज द जनरल वेक्टर, n वेक्टर मुझे क्या देगा? डायरेक्शन रेशियोज, और d इज एनी कांस्टेंट। सेम वे ABC है DRs, XYZ जनरल XYZ कौन है? जनरल वेक्टर के IJK के कंपोनेंट है, और D इज एनी कांस्टेंट हियर आल्सो। क्लियर है? ये बात आप अच्छे से रखेंगे याद। अच्छा, इससे एक है ना स्पेशल केस बनता है, इसी से मैं उसको यहां लिखता हूं, स्पेशल केस। इसी से बनता है स्पेशल केस। क्या है वो? उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। बोलता क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां देखना क्या होगा? ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड
इक्वल टू डी, डी के नीचे भी आएगा ना, हाँ डी भी तो डिवाइड होगा सर, डी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ध्यान से समझना, इसको हम क्या बोलते थे वेक्टर के सेंस में, सर ये एल है, ये एक्स, ये एम वाई प्लस ये क्या है सर एन, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, और ये एक नया कांस्टेंट बनेगा से D1। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बात याद रखना कि ये जो LMN है ये तो डायरेक्शन कोसाइंस है ना, LMN कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर मैं नॉर्मल वेक्टर के सेंस में बात करूं तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन कोसाइन कौन देता था, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ना, LMN। सर नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर भी तो बोल सकते हैं, लेकिन यहां LMN कहां से आएंगे सर, n वेक्टर से ही तो आएंगे, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। या फिर मैं काम और करता हूं, आपको इसी की डेरिवेशन यहां से बताता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैंने ये बात की अभी किससे, ये बात की मैंने कार्टेशियन से, कार्टेशियन फॉर्म बनाई है ना। एक काम और करता हूं, मैं वेक्टर फॉर्म उठाता हूं। वेक्टर फॉर्म मेरे पास ये थी, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको नॉर्मल वेक्टर को नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, आर वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर को मैं क्या करना चाहता हूं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, एन वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं यहां पर एन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दूं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दूं, तो मेरे को ये मैग्नीट्यूड डिवाइड यहां भी करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है ना। मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाना चाह रहा हूं। तो देखो क्या होगा, तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये क्या बन चुका है सर, ये एन कैप, ये क्या बन चुका है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और ये क्या देगा सर, एक नया कांस्टेंट देगा ना, डी अपॉन समथिंग, तो ये होगा बेटा D1। तो ये मेरे पास क्या आएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और D1 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, D1 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, बिटवीन ओरिजिन एंड अ प्लेन, है ना, बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन कर देता हूं, प्लेन एंड ओरिजिन। याद रखना, यहां पर जो D है, ये तो एक एनी कांस्टेंट को बिलोंग कर रहा है। ये वाला D तो कोई भी कांस्टेंट है, ये वाला D कोई भी एक कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और ये ABC DRs हैं, ये नॉर्मल वेक्टर मुझे DRs दे रहा है, क्लियर है। लेकिन यहां पर ये जो R वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू D1, तो अगर ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन है, तो ये नॉर्मल वेक्टर नहीं हो सकता, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर ही होगा। सेम वे अगर ये D1 है, मतलब कि अगर ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट या प्लेन एंड ओरिजिन है, तो ये LMN, मतलब ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के IJK के कंपोनेंट्स हैं, क्लियर। और ये बात नहीं हुई, देखो मैं दोबारा बताता हूं आपको, जब ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 मिनट के लिए मैं इसको रब करता हूं, यहां से फर्क बता देता हूं मैं आपको याद रखना है। देखो अगर ये R वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू D है, तो ये D कोई भी कांस्टेंट है और ये n नॉर्मल वेक्टर है। लेकिन अगर ये R वेक्टर डॉट n कैप है ना, तो ये जो D है ना, इसको डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन होना पड़ेगा, मतलब इसको D1 होना पड़ेगा। या फिर अगर यहां पर कुछ नहीं है और यहां पर कहता है मेरे पास क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन है, तो यहां पर ये नॉर्मल वेक्टर नहीं हो सकता, तब इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर होना पड़ेगा। अब सर ये ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, मैंने आपको बताया कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं कि जो अभी पॉसिबल नहीं है मैं सारी चीज खुल के बता पाऊं, ठीक है। दूसरी बात ये है, मैंने कुछ ही चीजें आपको ये कहा है कि इनको मगअप करके चले, तो आप प्लीज इस बात को भी समझने की कोशिश करें। और इसी तरह आपकी NCERT करती है। जैसे मैंने आपको स्क्यू लाइंस के टाइम पे भी बताया था कि है ना भाई, ये फॉर्मूला आप याद कर लें, और उसी तरह से मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आप प्लीज इस बात को याद रखें कि अगर यहां पर D है, अगर कोई एनी कांस्टेंट है, तो ये नॉर्मल वेक्टर है। अगर यह नॉर्मल वेक्टर है तो यहां पर केवल कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहां पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन है। और अगर यहां पर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन है और यहां उसने नॉर्मल वेक्टर दे दिया, तो मैं उसको यूनिट वेक्टर बनाऊंगा, करना है ये काम अपने को, क्लियर है बात, ठीक है। सेम वे जो अगर इससे मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूं, तो वो तो होगी AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D। लेकिन यहां से अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूं, तो वो होगी LX MY
एन जेड इक्वल टू डी, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इस नीचे वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, और इसको बोलते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, याद रखना, हालांकि इससे ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, 1 या 2 मार्क्स में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो आप याद रखना कि दिस इज द जनरल फॉर्म एंड इट इज द स्पेशल केस, नॉर्मल फॉर्म इज द स्पेशल केस ऑफ दिस जनरल फॉर्म। ठीक है, और ये जनरल फॉर्म किन की है? इन सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स की। क्लियर है? आंसर हमें इस फॉर्म में देना है। जब तक वो ये ना कहे कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर गिवन है तब तक मैं इसकी बात नहीं करूंगा, या कोई डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस जब गिवन देगा ना तो अब हम इनकी बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बाकी अच्छे से क्लैरिटी आपको क्वेश्चन टाइम पर हो जाएगी। क्लियर है? लिख ले आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटा फॉर्मूले तो अभी कुछ और बचे हैं, और अगर मैं सभी फॉर्मूले एक ही बारी में बता दूंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। तो सर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले, है ना, बेस्ड ऑन इन्हीं कुछ इक्वेशंस पर। एक बात मैं बता देता हूं, इस इक्वेशन पर मैं क्वेश्चन लूंगा सबसे लास्ट में, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि यहां से तो पक्का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है, तो आज या फिर अभी हम जो बात करने जाएंगे ना, या तो इस पर 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, या इस पर देखेंगे, या इस पर भी देख सकते हैं। मेनली इन दोनों पर देखेंगे, जो मैंने थर्ड वाली लिखी हुई है इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये जनरल फॉर्म्स। क्लियर है? ये बात मैं अब दोबारा बता रहा हूं आपको, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म होती है जनरल फॉर्म, इन सब की जनरल फॉर्म है ये। आंसर जो दिया जाएगा वो इस रूप में दिया जाएगा, या फिर ये है ना, ABCR डायरेक्शन रेशियोज। नॉर्मल फॉर्म जो होती है, नॉर्मल फॉर्म मतलब इसका एक स्पेशल केस है, अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दूं दोनों तरफ, तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर बन जाएगा, और ये बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन। क्लियर है? याद आपको रखना है, ये बन जाता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन, और ये एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अगर ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। बहुत ही आसान सा सवाल है, कहता है कि इक्वेशन बताओ प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में। तो सर ये जो फॉर्म है मेरे को किस तरह की दिख रही है? ये प्लेन की इक्वेशन लग रही है क्या कहीं से भी? सर बिल्कुल है, ये R वेक्टर है, हाँ जी है, और ये क्या है सर? इक्वल टू, सर ये कांस्टेंट दिख रहा है, इसको मैं D बोल देता हूं, तो ये N वेक्टर है, N वेक्टर। मैंने आपको क्या कहा, जो इक्वेशन देगा या तो जनरल फॉर्म की दे देगा तो आंसर जनरल में ही दे देंगे हम, या फिर इनमें से कोई फॉर्म दे देगा तब भी हम आंसर जनरल में दे देंगे। तो सर इसने तो जनरल दे दी तो कोई बात नहीं। सर अच्छा ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता? ये वाला वेक्टर नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता, वैसे उसने बोला नहीं है, अगर वो बोलेगा तभी हम बात करेंगे, नहीं तो अगर इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर होना है तो इसका मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो सर जिंदगी में 1 नहीं आएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 ही होना चाहिए ना। तो आप चेक कर लो क्या ये 1 आएगा कभी भी? सर नहीं आएगा, तो हेंस इट इज नॉट द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक चीजें तो चाहिए मुझे, क्या? पासिंग पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर तो हर एक जगह पर चाहिएगा, तभी तो हम उससे प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर ही तो प्लेन की इक्वेशन बनवाएगा। तो सर नॉर्मल वेक्टर तो पक्का होगा, यहाँ पे वही दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अगर मेरे को इससे कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, मतलब वेक्टर हटाने हैं, वेक्टर हटाने के लिए क्या करें? आर वेक्टर क्या होता है सर? जनरल पॉइंट का वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट, दोबारा लिखता हूं मैं, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 5। आर वेक्टर कौन होता है सर? जनरल वेक्टर। जनरल वेक्टर के पॉइंट होते हैं x y z, या तो लिख दो वरना कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 5। सर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो x i की i के साथ तो आएगा 2x, ये कितना आएगा -y प्लस 3z इक्वल टू 5। ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म आएगी भाई। क्लियर है इतनी बात अच्छे से? अच्छा एक बात और है बेटे, आर वेक्टर को लिखने की जरूरत ही नहीं है, कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पता है सर ये जनरल वेक्टर है, तो हमें मालूम है बीच में डॉट लगा हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट होनी है ना, तो आप मन से ही कर सकते हो। इसमें आएगा xi कैप yj कैप zk कैप, तो सर i की i के साथ ही तो करोगे क्योंकि बीच में डॉट है, तो x की 2 के साथ 2x, y की यानी कि y की 1 के साथ तो क्या आएगा y, और फिर यहाँ पर कौन होगा z की 3 के साथ, फिर कितना आएगा 3z। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है रेड्यूस द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, है ना। ये इक्वेशन किसके? प्लेन की। सर देखो ध्यान से देखो, क्या ये वाकई में प्लेन की इक्वेशन है? हाँ जी, ax प्लस by cz और d
देख लो ax by cz d, है ना। अनलेस और अनटिल अगर वो कहेगा ही नहीं कि भाई ये वाकई में नॉर्मल यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन है, तब तक मैं यहां पर नहीं आऊंगा स्पेशल केस पे। जब वो कुछ बताएगा तभी आएंगे, याद रखना है आपने। अदरवाइज हम यही मान के चलेंगे इट इज इंप्लाइड, अगर कुछ नहीं बोला है तो ये स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। सेम वे आप यहां देखिए ax by cz d, क्लियर है ये बात, ठीक है। ये मेरे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है। क्या बोलता है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, मतलब इस तरह की फॉर्म में लेके आना है। x के नीचे x इंटरसेप्ट जिसको हम a बोलते हैं, y के नीचे b मतलब y इंटरसेप्ट, z के नीचे z इंटरसेप्ट जिसको हम c बोलते हैं, इक्वल टू में 1 चाहिए। तो सर ये तो हम कर चुके हैं, क्लास 11th में भी करते थे स्ट्रेट लाइन में। इस 12 को उधर ले जाओ, 4x + 3y - 6z = 12। यहां पर 1 चाहिए, तो मैं 1 कैसे बना सकता हूं सर, डिवाइड बाय 12। तो यहां पर क्या होगा बेटा, 4x डिवाइड बाय 12, 3y डिवाइड बाय 12 - 6z डिवाइड बाय 12 = 12/12। ये क्वांटिटी कैंसिल, ये 2 देगा, ये 4 देगा और ये 3, तो x/3 + y/4 - z/2 = 1। सर अभी बना नहीं है, यहां बीच में ना सब जगह पर प्लस है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इस माइनस को मैं इसके साथ लगा देता हूं, चेक करो, और यहां पर मैं प्लस लगा देता हूं। अब देखो अगर मैं माइनस को ऊपर भेज दूंगा तो माइनस ही आ जाएगा। क्लियर है, आपको बनानी जब इंटरसेप्ट फॉर्म है तो साइंस का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, तो देयरफॉर x इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, कैपिटल A, वो है मेरे पास 3। y इंटरसेप्ट क्या है बेटा, y इंटरसेप्ट है b विच इज 4, और जो z इंटरसेप्ट होगा ना, मतलब नेगेटिव z एक्सिस पर बात कर रहा है तो वो है c विच इज -2। चेक करें, यही बोला है उसने, फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो ये होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारे पास ये दिया हुआ है, फिर से मुझे क्या बनाना है, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, राइट। तो मेरे पास ये 5 इक्वल में है, तो डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, 2x/5 प्लस y/5 - z/5 = 5/5। सर ये तो ठीक है। अब एक काम और करना है सर, यहां पर जो है ना x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, 1 है, 1 है, चेक करो आप। तो सर यहां तो 2 आ रहा है, इस 2 को मैं हटा सकता हूं, x/5 डिवाइड बाय 2 मैं ऐसे कर सकता हूं। और अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस 2 को ऊपर भेजना चाहूं तो ये 2x यही बन जाएगा, चेक कर लो, है ना। तो अब x का कॉफिशिएंट 1 आ चुका है, प्लस चाहिए y के नीचे y इंटरसेप्ट। सर ये भी प्लस चाहिए, तो कोई बात नहीं है, तो अभी हमने किया था z/में -5 = 1। ये मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, जहां पर मेरा x इंटरसेप्ट मीनिंग a विल बी 5/2 मीनिंग 2.5। y इंटरसेप्ट मेरे पास क्या आया सर, y इंटरसेप्ट विच इज b, इट इज नथिंग बट 5, और जो z इंटरसेप्ट आया फिर से नेगेटिव z एक्सिस पर आया, वो तो विच इज c, वो 1 -5। याद रखना है भाई, आपने इस तरह से आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। क्लियर है, लिख ले। एक और इजी सा क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट। क्या कहता है, अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट 2, 3, -4 ऑन एक्सिस, है ना। एक प्लेन है जो इंटरसेप्ट बनाता है, मतलब एक प्लेन के जो इंटरसेप्ट है वो ये है ऑन एक्सिस, मतलब x एक्सिस पर 2 पर कटता है, y एक्सिस पर 3 पर काटता है और z एक्सिस पर -4 पर कट करता है, और इन तीनों को मिला देते हैं, एक प्लेन बन जाएगा ना। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की। तो सर अगर मेरे पास इंटरसेप्ट गिवन है, मेरे पास तो प्लेन की इक्वेशन बनाने का एक ये भी मेथड है, एक ये भी है, एक ये भी है, या मैं ऐसे भी काम कर सकता हूं। लेकिन सर अगर मेरे पास इंटरसेप्ट गिवन है तो मैं डायरेक्ट ये ना कर दूं क्या, है ना। बिकॉज आप क्या लिखेंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म हमें मालूम है वो क्या होती है सर, x/में x इंटरसेप्ट जिसको हम a से डिनोट करते हैं, y/में y इंटरसेप्ट जिसको हम b से डिनोट करते हैं, z/में z इंटरसेप्ट जिसको हम c = 1 एज 2, 3, -4 आर इंटरसेप्ट्स, है ना। ये मेरे पास इंटरसेप्ट्स गिवन है, तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, ये z इंटरसेप्ट है, मतलब ये a है, ये b है, और ये क्या है c। तो देयरफॉर x/2 प्लस y/3 प्लस z/में -4 = 1। अब मैंने आपको ये कहा था, जब आंसर आप देंगे ना, जैसे पिछले क्वेश्चन ने तो कहा था कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इस पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन को रिड्यूस करो किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में। लेकिन अब इसने ऐसा नहीं कहा, उसने तो प्लेन की इक्वेशन मांगी है,
तो मेरी जो आदत रहनी चाहिए वो जनरल फॉर्म की रहनी चाहिए। मैं इस इंटरसेप्ट फॉर्म को जनरल फॉर्म में लेके आऊंगा। कैसे सर? अगर देखिए 4 और 3 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा सर? 12 आएगा। तो 12 को मैं उधर भेज देता हूँ। अच्छा -4 है ना, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको ठीक ही कर लेते हैं थोड़ा सा। x/2 प्लस y/3 माइनस z/4 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो सर अगर मैं 12 एलसीएम ले लूँ और 12 को उधर प्लेस कर दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा सर? 6x, यहां पर 4y माइनस 3z। ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म आएगी, जनरल फॉर्म। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं आंसर हम जनरल फॉर्म में देंगे, या जनरल फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में देंगे या वेक्टर फॉर्म में देंगे। सर इससे कार्टेशियन है ये, इससे वेक्टर फॉर्म बना ले, बिल्कुल बना सकते हो। क्या होती है वेक्टर फॉर्म? सर r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। सर r वेक्टर को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, r वेक्टर तो ऐसे ही लिख दो आप, है ना। अब मुझे क्या लिखना है? n वेक्टर। n वेक्टर कहां से आएगा सर? a b c, यही तो है। ये a है, ये b है और ये c है। और जो n वेक्टर है वो भी मुझे डायरेक्शन रेशियोज देता है। तो ये a है तो 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 12। ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द सेम प्लेन। क्लियर है? कभी कहेगा इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कभी इसको वेक्टर फॉर्म में, तो आपको ये आना चाहिए। कभी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो आपने सोचना है ये इसकी कार्टेशियन ये होगी, कार्टेशियन है तो वेक्टर ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 4 6 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। है ना, दोबारा से एक वर्ड आया इंटरसेप्ट, तो हम फिर से इंटरसेप्ट के बारे में सोचते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा है ना पिक्चर को इधर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड। क्लियर है? अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं, इंटरसेप्ट कहां कहां कट होंगे सर? एक्सिस पर कट होंगे, राइट। तो अगर मैं इन तीनों को ड्रॉ कर मिला दूं तो मेरे को एक प्लेन मिल जाएगा। ये बात तो कंफर्म है सर, एक प्लेन मिल जाएगा जो तीनों एक्सिस से होके जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा आगे क्या कहता है कि इसी ही प्लेन पर एक पॉइंट है 2 4 6। मान लो कहीं पर भी है वो पॉइंट, मुझे नहीं पता, यहां पर है, मान लिया 2 4 और 6। इस बात का मतलब ये हुआ अगर ये पॉइंट इस प्लेन पर है, अगर मैं कहता था इस लाइन पर ये पॉइंट है, इस बात का मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम वे ये जो पॉइंट है इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये बात तो कंफर्म हो गई सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें क्या कहता है? एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। इस बात का फर्दर मतलब ये है अगर ये यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो a है, कैपिटल A से ही ले ले, हाँ ठीक है। तो ये जो है ना b नहीं है, ये भी a ही है ना, इक्वल इंटरसेप्ट है ना। ये भी c नहीं है, ये भी a ही है। मतलब अगर यहां से यहां तक की दूरी, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी अगर 5 है तो यहां तक भी 5 है और यहां तक भी 5 है, इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं। इस बात का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, वो उसने बोला है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सर इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों ले रहे हो? इतनी सारी फॉर्म है क्योंकि इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो हमारे को इंटरसेप्ट फॉर्म इजी रहेगी। वो होती है x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल टू 1। एज a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो देयरफॉर वी कैन से x अपॉन a प्लस y अपॉन a प्लस z अपॉन a। मैं तीनों को सेम ले सकता हूं ना, या तो b b b ले लो, c c c ले लो, या a a a, कैसे भी कर सकते हैं। और मैं अगर इन तीनों का एलसीएम ले लूं तो आएगा a, तो यहां बचेगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू कैपिटल A। चेक करो आप, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। कौन से प्लेन की? जिसके इंटरसेप्ट्स इक्वल है। लेकिन सर अभी भी पूरी इक्वेशन नहीं आई ना। क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है ना a तो नहीं आया ना। इक्वेशन तो तब आएगी जब आप a भी निकाल लोगे, है ना, कितनी दूरी पर है। तो मैं जानता हूं बिकॉज अ पॉइंट, क्या नाम है उसका, 2 4 6 lying on the plane, lying on the plane meaning will satisfy the equation of plane। करेगा ना। तो सर अगर मैं इसको यहां रख दूं तो 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू a, तो देयरफॉर a ही आ गया मेरे पास 12, a 12 आ गया। तो पुट कर दो, इसी को फर्स्ट ले लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें पुट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। क्लियर है? ये मेरे प्लेन की इक्वेशन आएगी जिसके इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। और ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म एंड स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में आया है आंसर। चेक कर लो, यहां पर डायरेक्शन रेशियो 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। सर इससे मैं अगर वेक्टर फॉर्म निकालना चाहूं तो आराम से निकाल लोगे। r वेक्टर डॉट n वेक्टर, n वेक्टर हमें क्या देता है? नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 1 1 1, तो मतलब i कैप
जे कैप के कैप इक्वल टू 12। क्लियर है? ये मेरी वेक्टर फॉर्म होगी उसी प्लेन की जिसके इंटरसेप्ट्स इक्वल है। क्लियर है? लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मिलता है। अगेन इंटरसेप्ट की बात हो रही है एट ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो चलो पहले हम प्लेन बनाते हैं। कहता है एक प्लेन है जो ए बी सी पर टच करता है, ए बी और सी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, राइट। कोऑर्डिनेट एक्सिस वो यही होंगे ना सर, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है। तो ये लेंथ जो दी हुई है ये ए दी हुई है। देखो मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं इसको, ये मेरे पास लेंथ जो है ए है। ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक वो है मेरे पास क्या, बी, कैपिटल बी। ठीक है, सेम वे मेरे पास सी, चेक करो आप। क्लियर है? ठीक है भाई, ये लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है, बस इतना आपने समझना है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज दिस, और मेरे पास सेंट्रॉइड गिवन है, मतलब जो सेंट्रॉइड होगा ना, 4 से मैंने कहा ये जो मेरे पास प्लेन होगा तो इसका जो सेंट्रॉइड बनेगा, अगर इन तीनों को मिला दें तो ये मान लिया मैंने, ये सेंट्रॉइड बनेगा। इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं, पी ले लेते हैं। ये मेरे पास गिवन है 1, -2 एंड 3। तो क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो। तो सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से समझना, आप ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर ये पॉइंट, ये पूरा ए है तो ये पॉइंट क्या होगा, इस एक्स एक्सिस पर आने वाला पॉइंट क्या होगा, ए 0 0। अगर ये पॉइंट पूरा बी है, ये सॉरी ये पॉइंट बी लिया है क्या मैंने, नहीं सर ये बी नहीं लेते हम, ये सी लेते हैं और इसको बी लेते हैं, वाई एक्सिस के अगेंस्ट, है ना। ये बी लेंगे तो ये पॉइंट होगा 0 B 0 और ये पॉइंट क्या होगा सर 0 0 C। ध्यान से देखना, लेट द इक्वेशन, मुझे प्लेन की इक्वेशन बनानी है और मुझे दिख रहा है यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस का काम हो रहा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से बढ़िया क्या होगा सर, इससे तो बढ़िया कुछ होगा ही नहीं इस वाले में भी, है ना। एक बात समझ में आ गई है। और एक बात हो रहा है सर, मैं एक बात अच्छे से जानता हूं, मैंने क्लास 11 3D में पढ़ा था, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेंट्रॉइड एंड द, पढ़ा हुआ है रिलेशन बिटवीन सेंट्रॉइड एंड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल कौन है यहाँ पर, ABC, उसी का नाम रख देते हैं। वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपोन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपोन में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 ओवर 3 इक्वल टू, सर ये x y z है तो इधर भी कौन कौन आएंगे सर, x y एंड z। x क्या है सर यहाँ पर 1 -2 एंड 3, और हम जानते हैं जब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, मतलब x के इक्वल। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, x1 प्लस x2, या एक काम करते हैं इसको पहले सॉल्व कर लें थोड़ा सा। हाँ सर, x1 क्या होगा सर, ये a, ये क्या है x1 y1 z1, x2 y2 एंड z2 x है, ये क्या है x3 y3 एंड z3, राइट। तो यहां पर x1 है a प्लस 0 अपोन में 3, y1 है 0 प्लस b प्लस 0 अपोन में 3, z1 क्या है सर, वो भी 0, z2 भी 0 और z3 है 3, z3 है c। तो 0 प्लस c ओवर 3 इक्वल टू 1 -2 एंड 3। तो सर यहां से बेनिफिट क्या हुआ, a/3 b/3 c/3 इक्वल टू 1 -2 3। सर मैं पता है क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन तो है, इक्वेशन ऑफ प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मेरे पास ABC नहीं थे तो मैं ABC निकालने में लगा हुआ हूं। अगर मेरे पास ABC आ जाए तो मैं ABC x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट रखूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। तो ABC निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो ये दो ट्रिपलेट्स इक्वल हैं तो इनके x कोऑर्डिनेट x के इक्वल y के इक्वल z के इक्वल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से a/3 इक्वल टू 1, b/3 इक्वल टू -2 एंड c/3 इक्वल टू 3। तो यहां से a आएगा बेटा 3, b कितना आएगा -6 और c कितना आएगा सर 9। तो यहां रख दो इसमें। तो देयरफॉर पुट इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट बोला। तो x ओवर 3 प्लस y अपोन में -6 प्लस z अपोन में 9 इक्वल टू 1, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी। लेकिन सर हमें ऐसे छोड़ना तो नहीं है ना, हाँ जी ऐसे छोड़ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सर। सबसे पहले तो हम जानते हैं कैसे
इसको कन्वर्ट करेंगे सर, एलसीएम ले लो इसका पूरे का। एक काम करते हैं, इसको दोबारा लिखता हूं मैं यहाँ, x/3 माइनस y/6 प्लस z/9 इक्वल टू 1। तो एलसीएम क्या आएगा सर, देखिए 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 3 जा 18 इसका एलसीएम आएगा, आप ले लेना। 18 एलसीएम आने के बाद ये हो जाएगा 6x माइनस ये कितना आएगा 3y प्लस 2z इक्वल टू 18। ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म आई है, कार्टेशियन फॉर्म किसकी, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म की। क्लियर है सर। यहां से मैं इसकी वेक्टर फॉर्म बना सकता हूं, r वेक्टर डॉट n वेक्टर, मतलब n वेक्टर मुझे देगा डायरेक्शन रेशियोज, तो 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू में d इज दी एनी कांस्टेंट, डिस्टेंस नहीं है, d इज दी कांस्टेंट, यहां पर d कांस्टेंट है, यहां पर डिस्टेंस है। क्लियर है, याद रखना आपका ये आंसर होगा, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, और लगभग सेम क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच मीट्स द एक्सिस इन ए बी सी, है ना, एक्सिस पर कट करता है ए बी सी लेंथ पर, राइट। गिवन दैट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज दिस। इस बार सेंट्रोइड जो है ना ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा में दिए हैं, पिछली बार 1 - 2 और 3 दिए थे, ठीक है। तो इस बार भी इक्वेशन बनानी है, तो सर इसमें क्या बड़ी बात है, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी क्या होगी सर, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दें, x/a y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। सर ये ए बी सी निकल के आ जाए, अगर ए बी सी आ गए तो इक्वेशन आ गई। और मेरे को एक बात कही है, उसने सेंट्रोइड गिवन दिया है, तो हम तो जानते हैं रिलेशन, मैंने अभी भी बताया था आपको, रिलेशन बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, है ना। इस बार विदाउट डायग्राम भी हम बना सकते हैं, क्या होंगे सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपोन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपोन में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपोन में 3, है ना। ये तो वर्टिसेस होगा, इक्वल टू सेंट्रोइड। सेंट्रोइड है मेरे पास अल्फा बीटा एंड गामा, चेक करो आप। क्लियर है ये बात, ठीक है। और अब देखिए ध्यान से सुनना, अगर मैं x1 यहां पर, अगर मैंने x एक्सिस ले लिया, ये y और ये z, एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक यहां लिया, एक यहां लिया, ठीक है। ये क्या कहता है, ये लेंथ है a, तो ये पॉइंट होगा a 0 0, ये लेंथ है b, तो ये पॉइंट होगा 0 b 0, ये लेंथ है c, राइट, तो ये 0 0 c। मैंने बताया था इंटरसेप्ट इज द लेंथ कट बाय अ लाइन, है ना, मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये बात आप याद रखना, पॉइंट से लेके ओरिजिन तक हम नापते हैं इसको, उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, 0 0 c। तो ये देखिए, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो कहता है x1 प्लस x2, x1 0 फिर 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा a/3 आएगा ना। यहां पर देखिए 0 प्लस b प्लस 0, सर ये आएगा b/3। पिछले क्वेश्चन में भी तो ये किया है, 0 प्लस 0 प्लस c, तो सर ये आया था c/3 इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा। तो देयरफॉर a/3 ऑन कंपेयरिंग दीज टू ट्रिपलेट्स, हम लिख सकते हैं a/3 इक्वल टू अल्फा, b/3 इक्वल टू बीटा एंड c/3 इक्वल टू गामा। मुझे वैल्यू निकालनी है सर a b c की, तो a आएगा मेरे पास 3 अल्फा, b आएगा मेरे पास 3 बीटा और c मेरे पास आएगा सर 3 टाइम्स गामा। तो पुट कर दो इसको फर्स्ट में, फिर से उसी तरह से पुट इन फर्स्ट, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो x/3 अल्फा, y/3 बीटा प्लस z/3 गामा इक्वल टू 1। और अगर मैं यहां से 3 को एलसीएम ले लूं, तो ये 3 यहां से हटके कहां चला जाएगा सर, ये 3 इस बार यहां चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप लिख लेना, याद रखें यही मेरी क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। सर क्या हमारे को इस फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में, तो बात समझने की कोशिश करें। ये तो बेटा एक इक्वेशन बन गई। अगर मेरे पास सेंट्रोइड गिवन है ना, तो मैं x कोऑर्डिनेट और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन बना सकता हूं, x और सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट, y सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट, z और सेंट्रोइड का z कोऑर्डिनेट इक्वल टू होगा 3 हमेशा। जैसे मैं आपको चेक कराता हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में जो सेंट्रोइड दिए होते ना 1 - 2 3 थे, है ना। या तो मैं सारे क्वेश्चन को इस तरह से निकाल लूं, या सर ये इक्वेशन याद कर लूं। अगर ये इक्वेशन याद रही ना, तो आप डायरेक्ट कर दोगे x/1, अल्फा क्या है, अल्फा यही तो है 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे, प्लस y/-2 प्लस z/3 इक्वल टू 3। एलसीएम क्या आएगा सर, 6 आएगा, 6 उधर जाएगा तो 18 आएगा, और यहां क्या आएगा 6x - 3y, 6x - 3y प्लस 2z। आप चेक करो, पिछले क्वेश्चन का आंसर था ये।
आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन सर इतने कितने फॉर्मूले हम लर्न करें, बड़ा मुश्किल है। तो आप समझने की कोशिश करें कि हमने इसको क्यों स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं दिया, क्योंकि एक रिलेशन बना रहा है ये, इसको ऐसे याद रखना आसान है। क्लियर है ये बात? लिख क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। बेटा अभी तक हमने जो कुछ क्वेश्चंस लिए थे ना इंटरसेप्ट फॉर्म पे लिए थे, अब मैंने कुछ हटाए हैं क्वेश्चंस, कुछ हट के क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। हमें क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स। कहां से? ओरिजिन से, या एंड द नॉर्मल वेक्टर इज दिस। तो मैंने आपको 2 फॉर्म बताई थी और दोनों जनरल फॉर्म थी। पहले एक जनरल फॉर्म थी जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। फॉर्म क्या थी सर? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये कांस्टेंट है। लेकिन एक फॉर्म और बताई थी मैंने जो इसका स्पेशल केस है, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अगर ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ प्लेन। या अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन है तो ये नॉर्मल वेक्टर नहीं ले सकते, हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर ही लेना पड़ेगा। और यहां से ये कार्टेशियन से अगर मैं इसकी अगर मैं इस वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाऊं तो Lx My Nz इक्वल टू डी, और इसकी क्या होगी सर? Ax By Cz इक्वल टू डी। ये d है और ये d1 मैंने डिनोट किया था, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ प्लेन। तो ध्यान से समझने वाली बात है। सर इसको अप्लाई कब करेंगे? जब मेरे पास इस तरह से डिस्टेंस कभी भी गिवन होगा ना, तो मैं किसी और इक्वेशन के बारे में बात नहीं करूंगा। अगर मेरे पास डिस्टेंस कुछ यूनिट्स गिवन दे देगा और मुझे कहेगा प्लेन की इक्वेशन बनाओ। देखो डिस्टेंस हमने 2 जगह पर सीखा। एक तो हमने सीखा था स्क्यू लाइंस के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन वो तो लाइंस की बात थी ना। यहां तो सर प्लेन की बात कर रहा है। चेक करो, आप ध्यान से पढ़ो इसको। यहां पर प्लेन कह रहा है वो, है ना। अगर क्वेश्चन प्लेन का है और डिस्टेंस गिवन दे देगा ना, तो कहीं ना कहीं हम स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म या उसका स्पेशल केस नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे। तो सर इसने जो डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो कहां से? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन ही दिया हुआ है। वो कितना है सर? 7 यूनिट्स। चेक कर लो आप, ठीक है। तो सर ये जो वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, उसको तो हम आराम से पता लगा सकते हैं। देखो अगर मैं n वेक्टर, अगर ये मैं 1 मिनट के लिए n वेक्टर मान लू, ये क्या है? 3i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप, और मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस नेगेटिव 6 स्क्वायर 36 और 45 और 25, ये देगा अंडर रूट 70। तो सर ये वेक्टर जो है ना नॉर्मल वेक्टर है, ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो सर एक बात तो पक्का है, अगर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन गिवन है तो हम नॉर्मल वेक्टर तो ले नहीं सकते, हमें तो लेना क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी, क्या होगी सर? आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। क्लियर है बात? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन दिया हुआ है, वो कितना है? 7 यूनिट्स। यहां पर आप 7 लिखेंगे, आर वेक्टर आप एज इट इज लिख दें, एन कैप मतलब एन वेक्टर अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड। सर ये हमने यहां से निकाल लिया, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या है सर? ये प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, और इसको ब्रैकेट में लेके रूट में कितना है सर? 70, अंडर रूट 70 इक्वल टू 7। इसको मैं उधर प्लेस कर देता हूं, तो आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इक्वल टू 7 रूट 70 द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन। क्लियर है ये बात? ये नॉर्मल फॉर्म से हमने निकाला है। और सर अगर इसके मुझे क्या निकालना है? कार्टेशियन फॉर्म, तो वो तो बहुत आसान है, तो जनरल वेक्टर है xi कैप, तो i की i से करोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, 3x 5y माइनस 6z इक्वल टू 7 रूट 70। ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म आई है, ये दिस इज माय कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है ना ये बात अच्छे से? यहां से मुझे डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस मिले, ये LMN है क्योंकि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। फिर से मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, वेक्टर इक्वेशन है ना, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन। अगेन डिस्टेंस बिटवीन
origin and plane is 6/√29 यूनिट्स गिवन है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, एक मुझे वेक्टर दिया हुआ है, इट्स नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं लिखा ना, तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल वेक्टर ही पाना चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर एक मिनट के लिए मैं इसको मान लेता हूं वो ये है। तो सर इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये यूनिट वेक्टर हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं हुआ तो मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा, बस बात खत्म। +4 का स्क्वायर, तो ये कितना है 69, 25 और 4 रूट में 29 ही आ गया। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी, क्या होगी, विल बी, ये नॉर्मल फॉर्म होगी सर, यहां मैं लिख देता हूं नॉर्मल फॉर्म, है ना, इसमें भी लिख देते हैं नॉर्मल फॉर्म लेंगे ना हम, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन गिवन है। तो r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d, राइट, तो ये d है डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन और प्लेन के बीच का। तो r वेक्टर डॉट, इसको हम निकाल लेंगे n वेक्टर अपॉन n वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो r वेक्टर डॉट n वेक्टर सर ये रहा -3j कैप +4k कैप, और डिवाइड में आएगा √29 इक्वल टू 6/√29, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। तो देयरफॉर r वेक्टर डॉट 2i कैप -3j कैप +4k कैप इक्वल टू 6 इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन आइए उसकी वेक्टर फॉर्म है ये। उसने कहा है कि इसकी हमें कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है, तो सर हम तो हर बार लिख रहे हैं 2x - 3y + 4z इक्वल टू 6, ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि x y z के कंपोनेंट हैं क्या, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि हमने नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल यूनिट वेक्टर को कंसीडर किया है। क्लियर है बात, लिख लें स्टूडेंट्स। दो क्वेश्चन पर और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो ये स्टेप तो बेटा उन्होंने पासिंग थ्रू ओरिजिन दे दिया, हालांकि इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी और ये कंफ्यूज करने के लिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से समझना, मुझे क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं यूनिट वेक्टर के निकलते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो परपेंडिकुलर हो इस पर। तो एक बात सोच के बताओ आपको, r वेक्टर डॉट 6i कैप -3j कैप +2k कैप, अगर इस 1 को मैं उधर प्लेस कर दूं तो हो गया -1। क्लियर है ये बात अच्छे से। मुझे इसका नॉर्मल वेक्टर यानी कि मेरे को इसका क्या वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ये मेरा n वेक्टर है ना, मेरे को क्या कहा है, परपेंडिकुलर किस पर, टू द प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल वेक्टर है। अगर मेरे पास ये प्लेन है ना, और इस पर अगर ये नॉर्मल है तो प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होंगे वो सब इस नॉर्मल के, अगर ये नॉर्मल है ये सब परपेंडिकुलर इसके पैरेलल होंगे, नहीं होंगे। जितने भी प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर बनेंगे, प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर आर पैरेलल टू माय नॉर्मल वेक्टर विच इज आल्सो ऑन प्लेन। ये बात समझने की है। तो एक बात पक्का हो गई कि सर जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे या एन वेक्टर होगा वो तो यही होगा भाई, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो इसके होंगे वो इसके होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल होंगे। तो मैं यहां से जान गया हूं एन वेक्टर जो है 6i कैप -3j कैप +2k कैप। ये बात समझने की है। लेकिन सर एक गड़बड़ हो रही है कि अगर आप इसको एन वेक्टर ले रहे हो, ठीक है, और इससे आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाओगे तो ये तो डिस्टेंस बनेगा और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सबसे पहले काम ये करो कि इस नेगेटिव को हटाओ। बेटा अगर ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर है तब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बनाने जा रहा हूं इससे नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शंस वगैरह को सही करने के लिए, सही क्वेश्चन का आंसर आने के लिए डिस्टेंस नेगेटिव को मैं सही करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। तो क्या होगा सर, यहां पर r वेक्टर डॉट माइनस अंदर चला जाएगा क्योंकि ये तो स्केलर है, 3j कैप -2k कैप इक्वल टू 1। अब ठीक है सर, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा n वेक्टर है -6i कैप +3j कैप -2k कैप, जो मेरा n वेक्टर है इसी के पैरेलल मेरे दूसरे परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज तो सेम ही रहने वाली है, रेशियोज पर क्या फर्क पड़ेगा, वो लैम्डा टाइम्स होंगी कोई बात नहीं, लेकिन रेशियोज तो यही रहेंगी 6, 3 और 2, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आप निकाल नहीं पाएंगे, कुछ पूछा ही नहीं उसने। -6i कैप +3j कैप -2k कैप डिवाइड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब -6 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर
तो -6 कितना है 36 और 9 45 और 4 49 7 i कैप प्लस 3/7 j कैप -2/7 k कैप इज माय नॉर्मल यूनिट वेक्टर। वरना आप इसको, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर मुझे क्या देगा, डायरेक्शन कोसाइन। ये -6/7 3/7 और -2/7 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। वरना ये LMN, हम एक रिलेशन जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था वेक्टर के टाइम पर जब मैंने बढ़िया क्वेश्चंस लिए थे। तो आप L² + M² + N² = 1, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर = 1 आना चाहिए। आप चेक कर लो, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। बेटा देखो, अगर ओरिजिन ना हो ना तो मैं इसका डिस्टेंस अभी तक हमने नहीं सीखा है कैसे निकालेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। लेकिन क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो हम तो एक बात जानते हैं, सर मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है ये +4z = 6। तो सर दो प्लेन की इक्वेशन हमने पढ़ ली है, कार्टेशियन फॉर्म ax + by + cz = d स्मॉल d, या lx + my + nz = d1, है ना। ये बात समझने की है कि सर अगर ये ax प्लस ये वाली जो फॉर्म है या तो इसके इक्वल है या ये वाली फॉर्म इसके इक्वल है। बात समझने वाली है कि सर या तो ये ABC है मतलब डायरेक्शन रेशियो है, या ये LMN है मतलब डायरेक्शन कोसाइंस है। तो सर इसको तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। आप चेक करो, L² + M² + N² = 1 आ रहा है क्या, चेक करो। सर 2 का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ऑफ -3 एंड स्क्वायर ऑफ 4 एंड सम ऑफ देम 1 तो नहीं आएगा। तो ये दिए क्या हुए हैं सर, A, B एंड C, और मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो सर इस समय पे ये ABC हैं, तो ये कांस्टेंट का ही काम कर रहा है। लेकिन मुझे तो सर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, लेट करो। लेट क्या, यहाँ पर A हमारे पास क्या है, A = 2, कैपिटल A ले लें। चलिए कैपिटल A ले लेते हैं इसको। A 2 है, B है सर -3 और C कितना है 4। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय √2² प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4² विच इज 4 और 9 15 15 और 4 और 9 कितने हुए 13 13 और 16 √29 से इसको डिवाइड कर दो पूरे को। तो 2/√29 x -3/√29 y प्लस 4/√29 z = सर 6/√29। तो अब ये जो आए हैं ना डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं, ये L है, ये M है, ये N है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो फॉर्म है ना बेटा, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। याद करने की कोशिश करें, नॉर्मल फॉर्म है ये, है ना। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म है ये यहां पर फिर क्या देती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन। वही उसने पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, तो यही तो होगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन विल बी 6/√29 यूनिट्स। ये बात समझने की है, हमें डिस्टेंस निकालना था ओरिजिन से, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने पहले ये देखा कि ये जो है यही तो डिस्टेंस नहीं है, लेकिन पता लगा जब हमने L² + M² + N² = 1 किया, नहीं ये तो डायरेक्शन कोसाइंस है ही नहीं, n कैप है ही नहीं। और अगर ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं है यहाँ पे, तो ये तो सर एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से हमने इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनाया और उसके बाद हमने पाया कि ये अब एक डिस्टेंस है। क्लियर है बात, बिटवीन प्लेन एंड ओरिजिन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।